नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और सिराज चौधरी हैं एमडी और सीईओ एनसीएमएल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में नरमी के बाद अब मार्केट में एक्शन लौटा है। तेल और तिलहन की कीमतों में एक बार फिर से तेजी लौटी है। सोयाबीन, सोया तेल, सरसों का वायदा मजबूती के साथ आज बंद हुआ है और ग्वार और मसालों में भी तेजी आई है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जो गिरावट आई थी तेल और तिलहन की कीमतों में, उसके पीछे वजह ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर गए थे, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लगातार घटने की चर्चा हो रही थी, उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा था। लेकिन अब तक इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है, लिहाजा मार्केट एक बार फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। इस बीच मलेशिया सीपीओ का क्रूड पाम तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इंडोनेशिया को पछाड़ के। और भारत को 2020-21 के पहले 7 महीने में 238% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। हालांकि बेस कमज़ोर था, उस वजह से ये परसेंटेज टर्म में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ सिराज चौधरी जी हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब खरीफ की सोइंग शुरू हो और उस वक्त ठीक ठाक दाम दिखे, लेकिन इस बार तिलहन के दाम अच्छे दिख रहे हैं, दलहन के प्राइस भी अच्छे थे, हालांकि बीच में कुछ गिर गए। तो आप ये बताएं कि ओवरऑल सेंटीमेंट के लिहाज से एग्री कमोडिटी में अभी क्या और हरियाली की उम्मीद की जाए? जी मित्रंजय, हम कमोडिटी साइकिल के उस दौर में हैं जहां पे ज्यादातर कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, और ये ना सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया भर में है, और काफी कमोडिटीज इसमें कवर्ड हैं। हम अभी फिलहाल तिलहन और दलहन की बात कर रहे हैं, मगर ज्यादातर कमोडिटीज दुनिया भर में इस तेजी की गिरफ्त में है, जो कि किसान के लिए एक अच्छी बात है। भारत में ये समय ऐसा होता है जब हमारी रबी की क्रॉप आ चुकी होती है और खरीफ की क्रॉप अभी बुआई हो रही होती है, शुरू हो रही होती है। तो ये अगले 3-4 महीने जो होते हैं, ये इसमें अभी तो कोविड का समय चल रहा है तो डिमांड थोड़ी सप्रेस थी, मगर ये हमारे कंजम्पशन सीजन को कहा जाए तो अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो त्योहारों का एक पीरियड होता है, इसमें डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई अक्सर अगर खास करके पिछली क्रॉप में अगर कमी रह गई हो तो टेल एंड पे जाके सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। इस बार सप्लाई कंस्ट्रेंट ना सिर्फ क्रॉप के कमी के कारण थे, बल्कि सप्लाई चेन थी वो भी ब्लॉक हो गई थी कोविड के कारण। जो लोकल लॉकडाउन हो रहे थे, तो उसकी वजह से कहीं पे तेजी खाद्य पदार्थों में आई है। हमने सीपीआई फूड इन्फ्लेशन भी देखा है, और बाकी कमोडिटीज में भी सारी तेजी आ रही है। उसमें एक वजह तो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं, दूसरा है कि इस पीरियड में जो समझिए जुलाई से लेके अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक होता है, जब तक खरीफ क्रॉप मार्केट में नहीं आ जाती है, तब तक एक मार्केट में एक गैप होता है, क्योंकि एक क्रॉप खत्म पे होती है, दूसरी क्रॉप आई नहीं होती है, डिमांड फेस्टिवल्स के कारण बढ़ी होती है। और तिलहन और दलहन दोनों ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर खाद्य पदार्थों के इंग्रेडिएंट्स भी हैं। मतलब ना सिर्फ वो अपने आप, तेल तो खैर इंग्रेडिएंट है ही, मगर दाल या दलहन जो है वो भी ना सिर्फ एक अपने आप में कंज्यूम किया जाता है, बल्कि इंग्रेडिएंट भी है बहुत से प्रोसेस फूड के लिए। तो इन दोनों चीजों की डिमांड अभी रहेगी, और मेरा मानना है कि दामों में तेजी या स्थिरता रहेगी। और जो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि स्थिरता भी एक ऊंचे भाव पे होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्थिरता भी जब होगी तो ये हायर प्राइस पर होगी, लेकिन सर इस वक्त करंट लेवल्स एडिबल ऑयल को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सॉरी, आपने क्या कहा? राइट, हाँ ठीक है, करंट लेवल आप कह रहे हैं कि ऊंचे भाव हैं, लेकिन
मैं मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त एडिबल ऑयल की कीमतों को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है सरकार को भी, और लगातार चर्चा भी हो रही है इस बात को लेकर कि दाम कैसे कम किए जाएं। अलग अलग तरह के सुझाव इंडस्ट्री ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि पीडीएस के जरिए ऑयल दिया जाए, कुछ लोगों ने ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की बात कही, अलग अलग तरह के सुझाव आए हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि कंज्यूमर की जेब पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े और किसानों को भी ठीक ठाक भाव मिलता रहे? इसके लिए क्या मैकेनिज्म आप गवर्नमेंट को, सरकार को इस वक्त सुझाना चाहेंगे, खास करके मैं अगर एडिबल ऑयल के संदर्भ में आपसे पूछूं तो? देखिए, इसमें अगर मैं किसान का व्यू लूं तो मैं ये चाहूंगा कि ये भाव ऐसे हैं जिसमें किसान ऑयल सीड की तरफ आकर्षित होगा। और ये बहुत दिनों से देश की धारणा रही है कि हमें ऑयल सीड का कल्टीवेशन बढ़ाना है। तो अगर कल्टीवेशन बढ़ाना है तो किसान को अच्छे मूल्य का आश्वासन या उसको अच्छे मूल्य का एक नज़ारा दिखना पड़ेगा, जो कि आज की तारीख में उसे दिख रहा है, और जिसके कारण काफी देश के हिस्सों में तिलहन का सोइंग जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। मगर उसके अलावा अभी आजकल के कंज्यूमर, खास करके कोविड से ग्रस्त कंज्यूमर के लिए भी दाम कम होना जरूरी है। सरकार के पास एक टूल है जो कि ड्यूटी का होता है, और ये इस समय इन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और उससे पहले एक ये है कि ये तो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, मगर हमें कहीं पे एक मानसिक लेवल पे एक ये धारणा बनानी होगी कि एक सही प्राइस क्या है जिसपे किसान भी प्रोत्साहित हो तिलहन की बुआई करने में, और कंज्यूमर भी उसको बेयर कर सके। एक बड़ा दूसरा एलिमेंट ये होता है एडिबल ऑयल की तेजी में कि कोई एडिबल ऑयल हर प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के पदार्थ का एक हिस्सा होता है, और उसके दाम ऊंचे होने से सब प्रोसेस फूड जो है वो जो कि जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ बड़े लोग खाएं, मगर कम आमदनी के लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पे इन दामों को हमें कम करना पड़ेगा। आयात को शायद इस पीरियड में एक बार बुआई हो जाती है तो आयात को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसमें सारा खेल होगा टाइमिंग का। एक बार बुआई हो जाती है तो आप एडिबल ऑयल की ड्यूटी थोड़े दिन के लिए कम कर सकते हैं, खास करके जब तक हमें आने वाली क्रॉप का अंदाजा ना हो जाए और प्राइस कंज्यूमर का जो मेन फेस्टिवल पीरियड होता है वो निकल जाए, उसके बाद ड्यूटी फिर बढ़ाई जा सकती है। ओके, ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण सुझाव है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जिनका एग्री में कारोबार है, उनके लिए एग्री कमोडिटी की सप्लाई प्राइस के साथ साथ वेयर हाउस मैनेजमेंट भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल के ट्रेडर हैं जो वेयर हाउस से जिनका वास्ता पड़ता रहता है। तो आप जरा बताएं कि अभी जो एग्री बूम की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें एग्री वेयर हाउसिंग की स्थिति इस वक्त क्या है? क्या वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पर भी कुछ नए R&D हो रहे हैं? उसका पॉइंट ऑफ व्यू सर क्या है? इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्टॉक कीपिंग जो है वो सरकार या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो रही है। इस वक्त देश में जो खाद्य पदार्थों का भंडार है, जिसे कहा जाए खास करके गेहूं और पैडी, वो इस वक्त हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, और जिसकी जरूरत भी है। हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि भारत ने जो अपने, जिसको हम पहले कहते थे जरूरत से ज्यादा उत्पादन किया है, उसको सही काम आते हुए भी हम देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास ये गेहूं और पैडी जो है वो एक ऐसा औजार है जिसके तहत वो कोविड से पीड़ित गरीब जनता को एक सहारा दे सकती है। तो इसलिए एक चीज तो सिद्ध हो रही है कि हमारे जैसे भारत जैसे बड़े देश को, जहाँ पे इतने लोग और गरीबी भी है, वहां पे फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है सरकार का, और उसको मैनेज करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास स्टोरेज और वेयरहाउसिंग के अच्छे साधन होने चाहिए। और जो कि हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि माल खराब हो जाता है, बारिश हो गई, सड़ गया, खुले में रखा हुआ है, उसको दूर करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और उनमें से एक कदम है कि वर्ल्ड क्लास साइलो स्टोरेज बना रही है, जिसमें हमारी अपनी कंपनी भी सम्मिलित है इस काम में। और हमारे जगह जगह देश में, नॉर्थ इंडिया में साइलोज बन रहे हैं जो बड़ी कैपेसिटी के वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो कि ना सिर्फ अपने आप में एक अच्छे स्टोरेज लोकेशंस हैं, मगर वो सब रेल ट्रैक से कनेक्टेड हैं, जिससे कि ना सिर्फ अच्छा स्टोरेज हो सके बल्कि इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन भी देश भर में हो सके, प्रोडक्शन एरिया से कंज्यूमिंग एरियाज तक। तो कहीं पे इस और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं और सरकार से जितना भी इंटरेक्शन है, उससे ये मालूम हो रहा है कि इस दिशा में सरकार बहुत
तेजी से जा रही है और बहुत इंकरेजमेंट कर रही है, ना सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज का बट कि प्राइवेट सेक्टर का भी, कि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट हो, और ये जरूरी भी है। प्राइवेट सेक्टर की जहां तक बात है, मेरा मानना यह है कि देश में जितना प्राइवेट सेक्टर को स्टोरेज की आवश्यकता है वो स्टोरेज काफी है। सिर्फ समस्या यह है कि आज की तारीख में जब खास करके मंडियां पूरी तरह से काम नहीं करती हैं, कोविड के कारण खुली नहीं है, तो किसान को स्टोरेज जो है वो अपने आसपास खेत के घर के आसपास करनी पड़ रही है, और वहां पे अच्छी स्टोरेज, ऐसी स्टोरेज जहां माल अच्छे कंडीशन में रखा जा सके, वो अवेलेबल नहीं है। और इस समस्या को हमें देखना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में स्टोरेज लोकेशंस कैसे बनाई जाएं। और काफी कुछ जो फार्म लॉज में चेंजेस आ रहे हैं, या जो हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात सुन रहे हैं, और कई सरकार स्टेट लेवल पे इनकरेज कर रही हैं कि पंचायत लेवल पे स्टोरेज क्रिएट किया जाए, जो कि एक अच्छा स्टेप होगा, खास करके उन स्थिति में जब माल मंडी में कम आए और डायरेक्ट ट्रेडिंग होने लगेगी उसकी। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज चौधरी जी आपका। आपने बहुत डिटेल में बताया कि इस वक्त एग्री मार्केट में क्या बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों के बीच वेयर हाउस सेक्टर कहां पर खड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बीरेन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये तो हमने ओवरऑल मार्केट की बात की, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तिलहन मार्केट को देखूं और आपसे पूछूं कि इस वक्त किस तरह का ट्रेड लिया जाए इस तेजी पर, तो आपकी सलाह क्या होगी पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में? इसमें सोयाबीन तो काफी वॉलेटाइल है, क्योंकि पिछले एक वीक में, पिछले 3 दिन में वो शायद 800 रुपये गिरा और वापस 800 रुपये का बाउंस भी आया उसमें। अब जो वैल्यू या तो बार्गेन बाइंग जिसको बोले, तो थोड़ा मुझे अट्रैक्टिव केस्टर काउंटर लग रहा है, क्योंकि केस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट मई की रही वो 74,000 रही, वो हाईएस्ट इन हिस्ट्री है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपटिक आना चाहिए। यहाँ मैं करीबन 5100 रुपये के आसपास में बाइंग प्रीफर करूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा 5220 रहेगा, 5010 का स्टॉप लॉस रहेगा। आगे शायद 5350 तक भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है। आप बताएं जरा सचिन जी, चना और ग्वार यहां पर किस तरह का ट्रेड अभी लिया जाए? क्या अभी इन दोनों काउंटर में कुछ एक्शन की उम्मीद करना ठीक है क्या, चने में और ग्वार में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, पहले चने की बात कर लेते हैं। तो चने के अंदर जो है हमें लगता है कि यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। करीब 5170 के आसपास का भाव चल रहा है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, करीब 5150 5140 के आसपास से एक बाय पोजीशन ली जा सकती है। डाउन साइड में 5080 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में 5200 रुपए तक के लेवल्स जो है इस काउंटर में देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर बात करें तो हमें लग रहा है एक बार 5300 5400 रुपए तक के भी लेवल्स चने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई एग्री मार्केट की, लेकिन एग्री मार्केट के बाद अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में चूंकि दाम बढ़े थे, 75 के ऊपर चले गए थे ब्रेंट के भाव, उसके बाद थोड़ी सी नरमी आई है, आधा फीसदी के आसपास गिरावट है कच्चे तेल में। हालांकि बहुत अच्छी तेजी हमने देखी है पिछले एक साल में, मतलब इस साल 2021 में क्रूड के दाम 45% तक बढ़े, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी और उसके मुकाबले सप्लाई को लेकर अभी भी तस्वीर बहुत साफ है नहीं। ईरान से सप्लाई बढ़ने को लेकर अभी भी बहुत सफाई नहीं है, और दूसरी तरफ जो सप्लाई अभी है, बहुत सारी जो सप्लाई होनी थी उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो लिहाजा सप्लाई को लेकर चिंता है। तो आप बताएं जरा बीरेन जी की क्या आपको लगता है कि जिस तरह से क्रूड में एक तेजी का माहौल बना है, हालांकि अभी थोड़ा सा करेक्शन आया है मार्केट में, लेकिन अब बैंक ऑफ अमेरिका $100 का टारगेट दे रहा है, कुछ और जो एजेंसियां हैं वो 80 से $85 का टारगेट है उनका। आप एग्री करते हैं क्या, मुमकिन है क्या ये लेवल क्रूड में? मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जब बाइडेन गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले एक उन्होंने जो काम किया वो एक बड़ी पाइपलाइन कीस्टोन कैंसिल कर दी, जो 5 लाख बैरल पर डे थी। और जो ये ईवी स्टोरी चली है अभी, जो डिकार्बनाइजेशन स्टोरी सस्टेनेबिलिटी की, तो उससे भी काफी बड़े जो उत्पादक है वो डर चुके हैं। नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, काफी सालों से अंडर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये देखते हुए मुझे सप्लाई कंस्ट्रेंट लग रहा है, और जिस तेजी से अनलॉक डाउन हो रहा है, अमेरिका पूरा खुल चुका है ऑलमोस्ट, यूरोप भी अनलॉक हो रहा है,
तो सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट है उसके सामने जो डिमांड रिकवरी है वो काफी तेज है। और जो ईरान का ऑयल, जो इल्यूसिव ऑयल मैं जिसको मानता हूँ कि वो कब आएगा, और ये रिसेंट जो रेजिम चेंज हुई, नए जो वहाँ पॉलिटिकल लीडर चुन के आए हैं वो थोड़े हार्डलाइनर है, तो वो भी बात थोड़ी अब न्यूक्लियर समझौता वाली भी थोड़ी डिले हो जाएगी। तो मैं भी ऐसा मान रहा हूँ कि अभी भी फेयर अपसाइड इसमें बची हुई है। हालांकि मार्केट थोड़ा फ्रोथी है, ओवरबॉट है, बट करेक्शन शुड बी बॉट। गिरावट पे बाइंग अच्छा रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर कच्चा तेल खरीदना चाहिए, ये एक अच्छा ट्रेड क्रूड के लिए होगा। मतलब ये कि आगे इसमें तेजी की गुंजाइश बनी हुई है, बची हुई है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से है हमारे साथ। पूछिए सुल्तान। जी से सवाल है मेरा। पिछली बार जब बात हुई थी, जब 2000 रुपए कुक्कुट था, अभी वो 3000 हो गया है। तो मुझे ये जानना अभी यहाँ से क्या लगता है सीजन एंड तक, और जो न्यू क्रॉप है 2400 रुपए जो खुला है उसमें क्या करना चाहिए, जरा डिटेल में बताए तो अच्छा होगा। बताइए बीरेन जी। सर आपके फैन हैं और आपने जब 2000 पे था कपास खली, तब आपने बताया था कि दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़े भी हैं। तो अब बताइए सर क्या होगा आगे प्राइस। सर इसमें उनका क्वेश्चन काफी इंटेलिजेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं नया क्रॉप जो है मार्केट ने शायद अभी से ऑलरेडी बड़ा क्रॉप डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन पूरी सीजन बाकी है, 6 महीना बाकी है, रात बाकी है। तो मैं करंट लेवल पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे काफी अट्रैक्टिव बार्गेन लग रहा है। तो मैं इसमें बाय साइड प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो आप बाइंग प्रीफर करेंगे सर, लेकिन प्राइस टारगेट क्या होगा आपके दिमाग में, क्या चल रहा है प्राइस टारगेट? टेंटेटिवली दिसंबर के लिए मेरे दिमाग में करीबन 2700-2800 समथिंग लग रहा है। और इसमें एक बेट शायद ये भी हो सकती है कि अगस्त शॉर्ट करके दिसंबर लिया जाए, तो ये 600 रुपया का जो डिफरेंस है वो नैरो डाउन होकर शायद 300-400 हो जाएगा। तो ये पेयर ट्रेड आर्बिट्रेज भी हो सकता है, या आउटराइट बाइंग किसी को करना है तो दिसंबर वुड बी बेटर। यस, ठीक है। अगला सवाल है मंडल का, उदयपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए मंडल जी। हाँ सर जी, मेरा पास कॉपर का जून का 3 लॉट है 731 का। तो सर इसमें अभी क्या करें बताइए सर। जून का 731 पे आपकी बाइंग है? हाँ बाइंग है, 3 लॉट है इसमें। ओके, बताइए सचिन जी क्या करना चाहिए इनको। 731 रुपए पर इनकी बाइंग है कॉपर, क्या इनको अभी रुकना चाहिए, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? सर मेरे अकॉर्डिंग थी उनको पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज 730 731 वही काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, यहाँ से करेक्शन आते हुए देखा है और अभी भी जो है प्राइसेस करेक्टिव मूड में ही नजर आ रहे हैं। अप साइड में जब तक 720 के ऊपर प्राइस सेटल नहीं होते हैं तब तक ट्रेंड रिवर्सल जैसी पॉसिबिलिटीज कम नजर आ रही है। ऑल्दो डाउन साइड में जो है वो टारगेट ओपन है 670 665 तक के लिए। ऑल्दो उनका जून कॉन्ट्रैक्ट है, 2 दिन बाद वैसे भी टेंडर पीरियड में आ जाएगा, तो दैट वुड बी बेटर कि ये पोजीशन को एक बार एग्जिट कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओम है अगला सवाल है ओम का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए ओम। सर पहले क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे वो कम हुआ करते थे, अब क्रूड ऑयल के प्राइस तेज हो गए, तो क्या क्रूड ऑयल और ग्वार सीड का संबंध है, और अगर है तो अभी ग्वार सीड के भाव में क्या लगता है? बताइए बीरेन जी। क्रूड ऑयल और ग्वार का संबंध तो निश्चित तौर पर है, और ये सवाल भी आपका ठीक है कि क्रूड में तेजी तो आ गई, ग्वार में कब आएगी, बताइए बीरेन जी। 2012 में जो सुपर बुलन आया उसके बाद ग्वार गम का थोड़ा सिंथेटिक गम दुनिया ने ढूंढ लिया है, और काफी इसमें यूएस में काफी एडवांसमेंट हुए, तो फूड ग्रेड की डिमांड थोड़ी बची है। ऑयल ग्रेड ग्वार गम की डिमांड इतनी ठीक ठाक नहीं है। जहां तक ग्वार का सवाल है तो अभी ये मानसून के हिसाब से प्योर वेदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और उसकी जो रेंज है वो स्टिकी रेंज है, यानी 4000-4400 के बीच ही ये करीबन 3 साल से घूम रहा है। तो मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, और रेंज
ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा है। जैसे 4000 के आसपास बाइंग, 43 के आसपास आप सेल करो, कहीं से भी एंट्री एग्जिट ले सकते हो। रेंज बाउंड मार्केट है ये। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर कॉपर में मेरे जून कॉन्ट्रैक्ट के 3 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं 699.75 रुपए में, क्या करना चाहिए? बताइए सचिन जी। जी, शॉर्ट पोजीशन में बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑल्दो हायर साइड में स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस नो डाउट थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, करीब 708 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। उस स्टॉप लॉस को रखिए और डाउन साइड में वेट कीजिए। मुझे लगता है एक बार 790, 785 सॉरी 690 और 685 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, कॉपर से याद आया, क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल में कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि लेड का स्टॉक बढ़ा है। अप्रैल में ग्लोबल लेड मार्केट में 6,900 टन का सरप्लस दिखा है, जबकि मार्च में 16,400 टन डेफिसिट की स्थिति थी। तो वीरेंद्र जी ये बताएं कि अप्रैल में सरप्लस, मार्च में डेफिसिट, क्या प्राइस इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं लेड के ऊपर? लेड में थोड़ी अजीब सी स्थिति ये है सर जी कि एलएमई में कोई एक प्लेयर 60% माल कब्जा करके बैठा है, और शायद उसी का प्लेयर मुझे लग रहा है इसमें। कंपैरेटिवली ये दूसरे मेटल की तुलना में थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। नियर टर्म प्राइस के हिसाब से देखें तो 170, 175 या तो अपसाइड में शायद 177 जाना चाहिए। और ये थोड़ा टाइटनेस भी है इसमें फिजिकली, तो कैचअप रैली जिसको बोलेंगे वो मैं इसमें थोड़ा अपसाइड देख रहा हूं। तो यही कहानी जिंक में भी है क्या? क्योंकि जिंक में ठीक उलट है कहानी लेड के मुकाबले। लेड का अप्रैल में सरप्लस है स्टॉक, तो जिंक का डेफिसिट में है। 26,900 टन की डेफिसिट है अप्रैल में ग्लोबल जिंक मार्केट में, जबकि मार्च के महीने में 700 टन सरप्लस के हालात थे। ये इंटरनेशनल लेड और जिंक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है। तो आप जरा बताएं कि ये हो क्या रहा है, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है क्या, जो बात अभी आप लेड के लिए कर रहे थे बीरेन जी? जिंक में अभी तक डेफिसिट थी, मार्केट काफी टाइट था। इंडिया में तो अभी भी टाइट है, लेकिन चाइना ने जो एकदम एग्रेसिव क्लैम्प डाउन किया कमोडिटी के सामने, वो ही छेड़ दी है तेजी के सामने। उसके हिसाब से जिंक थोड़ा दबाव में आ गया, पिछले एक वीक में 4-5% गिर गया है। तो कंपैरेटिवली मैं ऐसा मानता हूं कि जिंक और लीड के बीच में लेड थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा टेम्पररीली। आगे गोइंग फॉरवर्ड जिंक स्ट्रॉन्ग मार्केट है और उसमें तेजी बरकरार रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी लेड के ऊपर और जिंक पर। चलिए अब वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। सचिन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। तो पहली रैपिड फायर कॉल जिंक में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की रहेगी। अराउंड 233, 233.50 के आसपास से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 235 का स्टॉप लॉस लेना होगा। डाउन साइड में 230 तक के टारगेट। आपकी कॉल बीरेन जी? मैं जुलाई एल्यूमिनियम शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। यहाँ चाइना में प्रोडक्शन रैंप अप हुआ है, तो 195 पे जुलाई शॉर्ट किया जाए। 197 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 191 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, आपकी आखिरी कॉल सचिन जी? नेचुरल गैस में बाइंग प्रेफर करूंगा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 240, 241 के आसपास में। 235 का स्टॉप लॉस लेना होगा। अपसाइड में 250 का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।